10.1 प्रस्तावना। इस पाठ्यक्रम जी खंड 2 में आपने मनुष्य के बेहतर चांद सहन के लिए पर्यावरण की गुणवत्ता को बनाए रखने के विषय में विभिन्न शिखर सम्मेलनों और समझौतों की भूमिका का अध्ययन किया। खंड 3 की इस इकाई में हम मनुष्य के पर्यावरण के रखरखाव में गैर सरकारी संगठनों द्वारा की गई पहल पर विचार करेंगे। बहुराष्ट्रीय कंपनियों और पारराष्ट्रपारीय कंपनियों ट्रांसनेशनल कंपनीज (TNC) के ऐसे बाजारों में ताकतवर खिलाड़ियों के रूप में उभरने के बलते संप्रभु सरकारों की भूमिका सिमटकर कानून और व्यवस्था बनाए रखने तक रह गई है। इसके परिणामस्वरूप स्थानीय सामुदायिक संगठनों पर आधारित एक तौली अर्थव्यवस्था का उभार हुआ है, जिनकी जड़ें नागरिक सिविल सोसाइटी में हैं। गैर सरकारी समितियां अथवा गैर सरकारी संगठन नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस (NGOs) कहलाने वाले इन संगठनों को व्यवस्था विरोधी संघर्ष समूहों के रूप में अपना परियोजना कार्यान्वयन अभिकरणों के रूप में या फिर विकास के नए नमूनों के रूप में देखा जाता है। बहुत से लोगों का यह तर्क है कि गैर सरकारी संगठनों की एक गुप्त कार्यसूची होती है और वे विकास संबंधी सहयोग के लिए विश्व बैंक के दातालों की तरह काम करते हैं। कुछ गैर सरकारी संगठन अपने वित्त पोषक स्रोतों के मामले में भी गैर सरकारी नहीं होते और न ही अपनी स्थानीय सहयोग संबंधी गतिविधियों के संदर्भ में। खबर है कि तीसरी दुनिया के देशों में लगभग 50,000 स्वयंभू गैर सरकारी संगठन हैं जिन्हें विविध स्रोतों से $10 अरब से भी अधिक राशि मिलती है। अनेक गैर सरकारी संगठन राजनीतिक और सामाजिक मैदानों के ताकतवर खिलाड़ी बन गए हैं और वे स्थानीय स्तर पर जनमत को प्रभावित करते हैं। गैर सरकारी संगठनों की संस्था की इस आधार पर आलोचना की जाती है कि वे आंतरिक रूप से अभिजातीय और बाह्य रूप में सेवक है और एक नए प्रकार के सांस्कृतिक तथा जार्शिक उपनिवेशवाद का पोषण करते हुए स्थानीय समुदायों को परियोजनाएं बेचने का काम करते हैं। यह सब सच न भी हो, किंतु यह सच से एकदम परे भी नहीं है। इस इकाई में बहुराष्ट्रीय कंपनियों और पारराष्ट्र कंपनियों के साथ गैर सरकारी संगठनों के संबंधों से और अन्य सामाजिक राजनीतिक आंदोलनों के साथ उनकी निकटता से जुड़े कुछ मूल मुद्दों की पड़ताल की गई है। लक्ष्य और तद्देश्य। लक्ष्य और तद्देश्य। इस इकाई के अध्ययन के पश्चात आप गैर सरकारी संगठनों को परिभाषित कर सकेंगे और उनकी उत्पत्ति, संरचना तथा विचारधारा के विषय में बतासन गैर सरकारी संगठनों और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के संबंध की व्याख्या कर सकेंगे। गैर सरकारी संगठनों और सामाजिक राजनीतिक आंदोलनों के संबंधों का विश्लेषण कर सकेंगे और वैकल्पिक गैर सरकारी संगठनों पर अपना परिक्रय या दृष्टिकोण बना सकेंगे। 10.2 गैर सरकारी संगठनों की उत्पत्ति, संरचना और विचारधारा। 10 फरवरी 2001 परिभाषा। शैक्षिक और व्यावहारिक वीजों को एक व्यापक वर्ग को स्वीकार्य मानक परिभाषा विश्व बैंक द्वारा दी गई परिभाषा है। विश्व बैंक ने गैर सरकारी संगठनों की परिभाषा इस प्रकार दी है: ऐसे समूह और संस्थाएं जो पूरे तौर पर अथवा व्यापक तौर पर सरकारी निर्भरता से मुक्त होती है और व्यावसायिक उद्देश्यों को बजाय मालवीय अथवा सहकारी उद्देश्य लेकर चलना उनका गुण होता है। ऐसे निजी संगठन जो गरीबों को हितों को आगे बढ़ाने, कष्टों को कम करने, पर्यावरण की रक्षा करने अथवा सामुदायिक विकास जैसे काम करने का बीड़ा उठाते हैं। बहरहाल, गैर सरकारी संगठन ऐसे संगठन होते हैं जो प्रकृति में बेहद विविध होते हैं। इसलिए ऐसी कोई सुसंगत परिभाषा देना लगभग असंभव ही है जो इस विविधता को प्रस्तुत कर सके। जॉन मेयर के अनुसार गैर सरकारी संगठन एक आदर्श वाक्य है जिसका प्रयोग अत्यधिक विविध किस्म के डौंधों के लिए होता है। जो विविध प्रकार की कार्यनीतियों अपनाते हैं उनको आकार, लक्ष्य अथवा मकसद अत्यधिक भिन्न होते हैं और वे इस विविधता के कारण किसी परिभाषा में बीधे नहीं जा सकते। पर्यावरणीय गैर सरकारी संगठनों की परिभाषा ने कहा जा सकता है कि वे नागरिक समाज पर आधारित ऐसे जलावकारी संगठन हैं जो एक उत्पादक, सुखात्मक अथवा कल्पित दृष्टिकोण से पर्यावरण संबंधी समस्याओं को मुखर करते हैं। 10 फरवरी 2002 गैर सरकारी संगठनों की उत्पत्ति। दस फरवरी 2002 गैर सरकारी संगठनों की उत्पत्ति। ऐतिहासिक दृष्टि से गैर सरकारी संगठनों की उत्पत्ति अक्सर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका और पश्चिमी यूरोप में होने वाली अनेक समितियों और आंदोलनों से मानी जाती है। बताया जाता है कि ये युद्ध के विनाशकारी प्रभावों के जवाब में मध्यम वर्ग के विभिन्न व्यक्तियों की पहल का परिणाम थे। ऐसे गैर सरकारी संगठनों के कुछ उदाहरण हैं: अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति, कंगर, केयर, पाल विजन, वर्ल्ड विजन और ऑलिन ऑक्सफैम। इन संगठनों को संयुक्त राष्ट्र में उनके दर्जे को कारण गैर सरकारी संगठन कहा जाता था। इन समितियों और आंदोलनों की स्थापना विभिन्न मूल्यों की रक्षा और प्रोत्साहन हेतु हुई थी। तीसरी दुनिया में गैर सरकारी संगठनों की उत्पत्ति 20वीं शताब्दी के प्रारंभ के उपनिवेश विरोधी, सामंतशाही विरोधी संघर्षों से और 20वीं शताब्दी के मध्य में नदीवित राष्ट्रीय के उत्तराऔपचारिक काल में होने वाली राष्ट्र निर्माण की कवायद से बताई जा सकती है।
1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन और 1992 की कार्यसूची 21 के निर्माण में भी गैर सरकारी संगठनों की निश्चित तौर पर महत्वपूर्ण भूमिका रही, जिसमें कानूनी दायिता क्षेत्रों, आर्थिक विनियमन तथा पर्यावरणीय प्रभाव के आकलन को पर्यावरण की सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय नियामक उपकरणों के रूप में देखा गया था। बताया जाता है कि गैर सरकारी संगठन पर्यावरण से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने के लिए फ्लेमिंगो पार्क में जमा होते थे। ओशो त्रियुक्त हल्लास ऑर्गेनाइजेशन ऑरोविल, ग्रीन पॉस और इंटरनेशनल कैमिंग फॉर टीचेबल इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल आयर्स और विश्व बैंक जैतरी विविध सत्ता विभिन्न विचार और दृष्टिकोण समूह से अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन नाथ ने पर्यावरण से जुड़े विभिन्न कार्यकर्ताओं और संगठनों द्वारा शुरू की गई एक प्रक्रिया कर किया। 10 फरवरी 2003 गैर सरकारी संगठनों की संरचना 10.2.3 गैर सरकारी संगठनों की संरचना। गैर सरकारी संगठनों की संरचना को समझाने के शायद 3 दृष्टिकोण है, कियामत एक पर आधारित दृष्टिकोण और मूत्रात संरचनात्मक सासुकों पर आधारित दृष्टिकोण। पहले दृष्टिकोण में गैर सरकारी संगठन की संरचना की इनके आधार पर जाता है। क मकसद अथवा उद्देश्य, ध वित्त पोषण के स्रोत, 4 इतिहास, च एक विशिष्ट कषक पर पूरा जोर, 7 चयन संबंधी क्षमताएं और ज निर्धारित कार्यों के निष्पादन की प्रभावशीलता। दूसरा दृष्टिकोण इस विचार पर आधारित है कि राज्य तो प्राधिकार क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है और बाजार एक शाम को सरकारी संगठन एक तीसरे का प्रतिनिधि करते हैं और उन्हीं सहयोग माप करने हेतु प्रयुक्ता बोलताहनों के आधार पर वैश्विक क्षेत्र, सदस्यता क्षेत्र, न सहायता क्षेत्र और भागीदारी अथवा सामूहिक कार्यवाही क्षेत्र में विभाजित किया जा सकता है। गैर सरकारी संगठनों की संरचना को सम्मानने का तीरस्यी दृष्टिकोण निम्नलिखित के साथ उसके सम्मान में पर आधारित है। विकास का प्रमुख नमूना जोन में आर्थिक क्षेत्र राज्य की भूमिका को न्यूल करने और विनियम कर वैश्वीकृत तथा प्रतिस्पर्धात्मक बाजारों के माध्यम से विकास की स्थिति को प्राप्त करना है, और ख कमजोर तबकों के हितों और उपेक्षित हितों को मुद्धार करने वाले विभिन्न सामाजिक राजनीतिक आंदोलन और विभिन्न पारंपरिक सत्ताएं तथा ढीचे। पर्यावरण से जुड़े गैर सरकारी संगठनों का विश्लेषण करने में पपर्यु का दृष्टिकोण प्रासंगिक हो सकती है। बहरहाल प्रवृत्ति यह है कि उत्पादकतावादी संप्रदाय प्रोडक्टिविस्ट स्कूल पहले दृष्टिकोण का उपयोग करता है, संखाणवादी संप्रदाय प्रोटेक्शनिस्ट स्कूल दूसरे दृष्टिकोण कर और वैकल्पिक संप्रदाय ऑल्टरनेट स्कूल तीसरे दृष्टिकोण का उपयोग करता है। 10 फरवरी 2004 गैर सरकारी संगठन संबंधी परिप्रेक्ष्य। गैर सरकारी संगठनों की भूमिका पर विभिन्न परिप्रेक्ष्य है। प्रमुख परिप्रेक्ष्यों को दी प्रमुख नियों में विभाजित किया जा सकता है। क विकास संबंधी परिक्रय और समर्थन परिप्रेक्ष्य। विकास संबंधी परिप्रेक्ष्य द डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव विज्ञान से जुड़े गैर सरकारी संगठन 1960 के दशक से अस्तित्व में हैं, किंतु 1980 के दशक के मध्य के बाद तीसरी दुनिया में होने वाले आर्थिक सुधारों के एक हिस्से के रूप में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण हो गई है। गैर सरकारी संगठनों के विकास ने इस क्षेत्र में वर्चस्व हासिल कर लिया है। विकास संबंधी परिप्रेक्ष्य के अनुसार गैर सरकारी संगठनों का उदय विकास के राज्य नीति मॉडल की विफलता के फलस्वरूप हुआ है। संसाधन की आवंटन को निर्धारित करने में आने रहने के काला राज्य की लोचना हुई है। उसकी एक प्रमुख आलोचना यह है कि राज्य नीति भीड़ल में विकास की नौतियों मुक्तिस्त आर्थिक पर आधारित नहीं होती है, बल्कि के लोगों की मौगी पर बनाई है। नामची इस पक्ष की आलोचना इसलिए हुई है कि यह केंद्रीकृत था नौकरी और अवसर श्रीकीय के मामले में निरंकुश दिखाई देती है। यह परि अंतर्राष्ट्रीयताओं के इस उदारवादी विचार का समर्थन करता है कि विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसी संस्थाएं बाजार के लिए किसकी कार्ययोगी हम करने में प्रमुख भूमिका निभा सकती। विकास संबंधी परीक्षण से जुड़े बोल और हॉमोल एंड गेट्स 15 पर्यावरण नीति के चयन को विश्लेषण करते हुए यह तर्क देते हैं कि प्रदूषण कम करने की लागत और जामा पर विचार करना आवश्यक है। उदाहरण स्वरूप तारिका को 100% अन्न उत्पादन करता है और इसकी लागत $200 अरब आएगी। इसलिए उनका निष्कर्ष है कि प्रदूषण को एक निश्चित सार से नीचे लाना युक्तिसंगत नहीं है। इस प्रकार गैर सरकारी संगठनों का विकास पर्यावरण से जुड़े गैर सरकारी संगठनों के उत्पादकतावादी संप्रदाय के भीतर ही कार्य करता है। उदाहरण स्वरूप तारिका को 100% अन्न उत्पादन करता है और इसकी लागत $200 अरब आएगी। इसलिए उनका निष्कर्ष है कि प्रदूषण को एक निश्चित सार से नीचे लाना युक्तिसंगत नहीं है। इस प्रकार गैर सरकारी संगठनों का विकास पर्यावरण से जुड़े गैर सरकारी संगठनों के उत्पादकतावादी संप्रदाय के भीतर ही कार्य करता है। वहाँ समर्थन संबंधी परिप्रेक्ष्य द एडवोकेसी पर्सपेक्टिव समूहों को आमतौर पर उन समाजी में जगह मिल जाती है जहाँ संस्थाएं विशेषकर राय संविधानी अनुत्तरदायी अथवा दमनकारी है।
ये समूह जननीति को प्रभावित करने के लिए मुद्री का सहारा लेते हैं और समाज के वर्चस्वशाली समूही अब या राज्य के साथ इनका टकराव रहता है। यह टकराव अक्सर निम्न मूल्यों का परिणाम होता है। पक्ष समर्थक समूह प्रमुख भी बल के विकल्प की बात करते हैं। उनकी गतिविधियों में केवल मानवीय सेवाएं प्रदान करना ही शामिल नहीं होता, बल्कि असंतुष्टि की आवाज को मुखर करना भी होता है। इस अर्थ में वे लोकतंत्रीकरण और समाज सुधार की भूमिका निभाते हैं। पितृसत्ता विरामी, जाति विरोधी, सांप्रदायिकता विरोधी, आधुनिकीकरण विरोधी और मानवाधिकार समर्थक बात करने वाले गैर सरकारी संगठन को इस श्रेणी में रखा जा सकता है। समूह को कोई हित की बात नहीं करते, जिन्हें हाशिए पर धकेल दिया गया है और विकास की प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया है, कि व्यवस्था की जून खामियों को भी बताते हैं, जिनके परिणामस्वकाशीय पर बोलने और विकास प्रक्रिया से बाहर करने की यह स्थिति पैदा होती है। इन समूहों के सदस्य आमतौर पर पेशेवर और सक्रिय कार्यकर्ता होते हैं। इस श्रेणी में आने वाले पर्यावरणीय गैर सरकारी संगठन आमतौर पर जीव विज्ञानी संप्रदाय से जुड़े होते हैं, जो विकास की सीमा की वकालत करते हैं, अथवा ये आदर्शवादी होते हैं जो साझा आत्मिक मूल्यों की पुष्टि के माध्यम से वैकल्पिक समुदायों के निर्माण में विश्वास करते हैं, अथवा विभिन्न प्रकार के साम्यवादी जैसे परंपरावादी मार्क्सवादी, पारिस्थितिकीय मार्क्सवादी अध्याय साम्यवादियों की अन्य गैर मार्क्सवादी परंपराओं से जुड़े, अथवा साम्यवादियों की अन्य गैर मार्क्सवादी परंपराओं से जुड़े हो सकते हैं, जिसमें निरकुशतावाद अथवा कृषिका शामिल है। या फिर से ये लोग हो सकते हैं जिन्हें मोटे तौर पर विकेंद्रित समाजवादी कहा जाता है। 3 गैर सरकारी संगठन और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के संबंध। 10 मार्च 2001 नए व्यापार क्षेत्र, बहुराष्ट्रीय कंपनियों, गैर सरकारी संगठन और विकास कहा जाता है कि हाल के आर्थिक सुधारों के नए व्यापार क्षेत्र के उभार के विभिन्न सामाजिक समूह के लिए इसके परिणामों के और विशेषकर प्रकृति के लिए इसके परिणाम वो संदर्भ में पर्यावरणीय गैर सरकारी संगठनों ने और अधिक मात्य अर्जित कर लिया है। उत्तर उपनिवेश काल के तीसरी दुनिया के अधिकांश देशी में पुराने व्यापार क्षेत्र ने अपनी स्वाधीनता के तुरंत बाद एक महत्वपूर्ण विकल्प नीति अपनाई। इसे इस तरह तैयार किया गया था कि पहले कृषि क्षेत्र में मारी निवेश के माध्यम से और बाद में विनिर्माण उद्योगों में रोजगार सहित गैर औपचारिक रोजगार उपलब्ध कराने के माध्यम से गांवों में गरियो कम की जा सके। काफी समय तक वार्षिक भीड़ल को और आर्थिक सत्ता को एक जगह केंद्रित होने से रोकने और क्षेत्रीय असंतुलन की समस्याओं का समाधान करने को उद्देश्य से तैयार किया जाता। याला यह भी जा कि बचमा को नियंत्रित करके और रोजगार सृजन तथा गरीबी उन्मूलन के विभिन्न कार्यक्रमों को लागू करके ग्रामीण जनता को जीवन के स्तर और गुणवत्ता में मेहरार किया जाए। इन तमाम उद्देश्यों को सुरक्षा, उन्नयन और विनियमन के विभिन्न उपायों द्वारा पूरा किया जाना था। पारिस्थितिकीय चेतना की तीजने दुनिया की विकास नीति में हाल में ही जगह मिली है। एक बार फिर पर्यावरण के मानकों का निर्धारण और कार्यान्वयन करने में राज्य ने ही निर्णायक भूमिका निभाई। नए व्यापार वित्र का जुहाव अर्थव्यवस्था को विनियम मुक्त करने, विनिवेश और खोलने से है, और इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बाधाएं हटाने का सहारा लिया जाता है, जिसे जनता की भाषा में उदारीकरण, निजीकरण तथा भूमंडलीकरण, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन (LPG) नीतियां कहा जाता है। पुरानी नीति की आलोचना इन राकों के आधार पर की जाती थी कि सुरक्षात्मक उपाय थोपने के कारण निवेश और उत्पादन की अपेक्षित कीमतों में विकृतियों के फलस्वरूप संसाधनों के आवंटन में अवामता आती है और उससे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर बोझ पड़ता है। यह बात कड़ी से कही गई है कि सुरक्षात्मक उपायों से कुछ उद्योगों में एकाधिकार की स्थिति पैदा हो जाती है और इसी उत्पादकों के पास जल्द की बेहतरी और तकनीकी बदलाव के लिए कोई तान नहीं सानता है। सच यह है कि जब उत्पाद की गुणवत्ता बदतर हो जाती है तो कंपनियों तय उत्पाद लाने का जोखिम नहीं उठाती और इस तरह नया कुछ नहीं हो पाता। कीमतें ऊंची बनाए रखने से प्रतिस्पर्धा न होने के कारण घरेलू बाजारों का विस्तार सीमित हो जाता है। यह भी कहा जाता है कि जैसे सार की सुरक्षा को आर्थिक विकल्प को अनेक तरीकों से प्रभावित कर सकती है। जब तक सुरक्षा के पालस्वरूप मुनाफा नहीं बढ़ता और उसका फिर से निवेश नहीं कर दिया जाता, तब तक संसाधन के आवंटन में अक्षमता के कारण सुरक्षा की रिवर्स लागत निवेश के लिए उपलब्ध राशि को कम करती रहती है। इसी समझ के आधार पर संरचनात्मक रामायोजन नीति, स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट पॉलिसी (SAP) भी कहे जाने वाले आर्थिक सुधारों को तीसरी दुनिया के विभिन्न विश्व व्यापार संगठनों में लागू किया गया था। गैर सरकारी संगठन और विश्व व्यापार संगठन। हालांकि गैट की स्थापना के बाद से अनेक गैर सरकारी संगठनों की दिलचस्पी उसमें रही है। फिर भी विश्व व्यापार संगठन के गठन के बाद के काल में यह स्पष्ट दिखाई देता है कि बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था की पड़ताल लोग अभूतपूर्व ढंग से कर वो हैं। मंत्रियों ने मराकेश समझौते को अपनाया। उन्होंने धारा 2 में गैर सरकारी संगठनी का एक विशिष्ट उल्लेख सम्मिलित करने का भी निर्णय किया। 18 जुलाई 1996 को 2
महासभा ने गैर सरकारी संगठनों के साथ संबंध के लिए बांचे को और स्पष्ट किया और इसके लिए कुछ दिशा निर्देश WTL 162 अपनाए गए, जिसमें उस भूमिका को मान्यता दी जाती है जो गैर सरकारी संगठन विश्व व्यापार संगठन के प्रति जनता की जागरूकता बढ़ाने के लिए निभा सकते हैं। Recognizes the role NGOs can play to increase the awareness of the public in respect of WTO activities। नागरिक समाज के विभिन्न घटकों के साथ अनौपचारिक और सकारात्मक संवाद बनाए रखने के संदर्भ में ये दिशा निर्देश सदस्य और विश्व व्यापार संगठन सचिवालय दोनों के लिए महत्वपूर्ण हैं। 1996 में पूरा और मंत्रिस्तरीय सम्मेलनों में उपस्थिति पर मुद्दों पर केंद्रित संगोष्ठियों में भागीदारी पर और विश्व व्यापार संगठन सचिवालय और गैर सरकारी संगठनों के बीच तिनमित अपर पर रहा है। जेनेवा मंत्रिस्तरीय सम्मेलन और बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था का शताब्दी वर्ष सरोड गैर सरकारी संगठनों के साथ विकसित होते संबंध का ही प्रायिक है। विश्व व्यापार संगठन सचिवालय शोरंकारी संगठनों को अनौपचारिक कार्य सत्रों की प्रति हमें नियमित रूप में अवगत कराती था और गैर सरकारी संगठनों ने इसे पारदर्शिता सुनिश्चित करने के प्रति और एक ऐसी लता की अरूप में नागरिक रामाज की मान्यता देने की व्यंगबद्धता जिस पर ध्यान दिया ही जाना चाहिए। लाइसेंस से मुक्ति और सुरक्षात्मक प्रभाग हटाना, उत्पाद आरक्षण हटाना, सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश अनुदान कम करना और हटाना, आयात पर से परिणाम के प्रतिबंध हटाना और आयात शुल्क बढ़ाना और विदेशी प्रौद्योगिकी एक अधिक स्वतंत्र पहुंच जैसे कुछ सुधार लागू होने के परिणामस्वरूप समाज के विभिन्न तबकों पर विपरीत प्रभाव पड़ा है और अक्सर ही प्रकृति को भी विकास के इस नए मॉडल की कीमत चुकानी पड़ी है। विशेषकर पारंपरिक कृषकों, दस्तकारों, ग्रामीण सेवा क्षेत्र में नियुक्त लोगों, कुछ स्थानीय उद्योगों और वणिकों पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ा है। दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ देशों में प्रारंभ में सुधारों को सफल समा गया, किंतु बाद में वहां समाज में व्यापक हिंसा हुई और उससे राजनीतिक अस्थिरता पैदा हो गई। मेक्सिको जैसे लैटिन अमेरिकी देशों में सुधार नीतियों के खिलाफ किसानों ने बगावत कर दी। भारत में सूखा और सिंचाई तथा पीने के पानी की कमी, गैर पारंपरिक फसल उगाने काले किसानों द्वारा आत्महत्याएं, दस्तकारों की भूख से मौत, सकाल के कारण हुए बाने, औद्योगिक श्रमिकों की चटनी, श्रम, पर्यावरण तथा जनस्वास्थ्य के स्तरों में गिरावट देखी गई है। इसलिए यह बताया जाता है कि पर्यावरण आंदोलन का एक बड़ा हिस्सा वास्तव में पर्यावरण के आवरण में किसान आंदोलन ही है। इस प्रकार जल, जंगल, जमीन और जीवनयापन के अन्य स्रोतों के पारंपरिक अधिकारों के बचाव में होने वाली अनेक स्थानीय पहले सामूहिक तौर पर यही है जिन्हें सहानुभूमि रखने वाले बुद्धिजीवियों ने पर्यावरणीय आंदोलन कहा है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों और बाल मजदूरी, मोनसेंटो, मिटा, यूनिलीवर और बायर जैसी विशाल बहुराष्ट्रीय बीज कंपनियों और भारतीय कंपनियों भी बाल मजदूरी का लगातार फायदा उठा रही हैं और यह इस सुमा को समाप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन और भारतीय जनहित समूहों द्वारा किए गए प्रयासों के बावजूद हो रहा है। यह निष्कर्ष नीदरलैंड की भारत समिति, इंडिया कमेटी फॉर नेदरलैंड्स (ICN) की एक रिपोर्ट में दिया गया है। जंग प्रदेश के कपास के बीजा के खेतों में अनुमानित 12.375 बच्चे भयंकर स्थितियों में एडबटा, द ब्रिटिश प्रोएडी पर जर्मनी की एक शाह जैसी बहुराष्ट्रीय कंपनियों और इमरजेंट जेनेटिका और मोनसेंटी जैसी अमेरिकी कंपनियों के लिए काम कर रहे हैं। भारतीय बीज कंपनियों उनके अतिरिक्त बगौर 70,000 बच्चों को काम पर लगाती हैं जो कर्ज के कारण अक्सर अपने मालिकों के लिए बंधुजा मजदूरी करते हैं। ये बच्चे बेहद खतरनाक स्थितियों में कई घंटे काम करते हैं और कई बानी हो कीटनाशकों के संपर्क में आने के कारण बीमार भी हो चुके हैं या मर भी चूर्ण है। इस रिपोर्ट के अनुसार मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित शांति सिन्हा की अध्यक्षता वाले एम.वी. फाउंडेशन एमवी द्वारा न कंपनियों को बाल मजदूरी समाया करने के लिए मनाने के सभी प्रयास निष्फल हुए हैं क्योंकि कंपनियों ने इसके लिए ठोस उपाय नहीं किए। रिपोर्ट का निष्कर्ष है कि राजनीतिक शक्ति की कमी और बीज बायोटकों के नामों में साझेदारी करने की बहुराष्ट्रीय कंपनियों की बनिया के कारण इसके पालन पर निगरानी रखने में बाधा आ रही है।
जी। फाउंडेशन का तर्क है कि कंपनियों बाल मजदूरों से काम लेने वाले किसानों के नाम बताने के अपने वादे से इन अनुनियों के बाद सुधारी की नाक की सकी जस बीज की है, जिसे वे मजबूत सुर का जाल कहते हैं। इसलिए गैर सरकारी संगठनों जीरो नागरिक सप्ताल संगवन संकट की स्थिति को रोकने के अपने प्रयोग में पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक कचरे के निपटान से संबंधित भारत की अवसंरचना अभी तक कोई निश्चित आकार नहीं ले पाई है। अमेरिका जैसे विकसित देश पहले से ही मौजूद कचरे में और बढ़ोतरी कर रहे हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार 486, 386 और 286 जैसे लगभग 13.00 लाख बेकार पर्सनल कंप्यूटर पीसी भारत में झोंक दिए गए हैं। अकेले बंगलौर में 4 लाख पर्सनल कंप्यूटर झोंके गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक कतारें मिट्टी और जलाशयों पर विशेषकर भूजल पर विपरीत प्रभाव साला है। इलेक्ट्रॉनिक कचरे को सक्षमता से निपटाने की जरूरत है, क्योंकि उससे मेहनत को खतरा हो सकता है। पर्सनल कंप्यूटर में इस्तेमाल की जाने वाली सीसा, सिलिकॉन, कैडमियम और मारा जैसी भारी धातुएं इस अध्ययन के अनुसार सुविषाक्त विष और कैंसर की जनक हैं। चिकित्सकों को कहना है कि चातुएं स्नायु तंत्र के विकार पैदा कर सकती है और जिगर, गुर्दे और फेफड़ों की भी इससे गंभीर नुकसान हो सकता है। इसमें से अधिकांश कर्ता बालने के स्थानों में पहुंच जाता है। भारत में पर्यावरण संबंधी कानून और उसके प्रवर्तन के बीच अथाह अंतर है। इसके अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनिक कचरे के निपटान के लिए विशिष्ट कानून अथवा विधान नहीं है, और उससे भी बुरी स्थिति यह है कि भारत में 10 वर्ष से कम पुराने पर्सनल कंप्यूटर आयात करने की छूट है। इस समय इलेक्ट्रॉनिक कचरे का निपटान उत्पाद के पुनः उपयोग पारंपरिक तरीके से बलाब में डालने और खुली हवा में जलाने के माध्यम से किया जाता है, जो निम्न प्रबंधन के विकल्प है। इनके अतिरिक्त पुनःचक्रण रिसाइक्लिंग भी एक तरीका है, जिसके कारण मजदूर धातुओं को खतरे के संपर्क में आ जाते हैं। कुछ सरकारी संगठन एक इलेक्ट्रॉनिक कचरे के निपटान की एक कारगर नीति की दिशा में प्रयासरत है। गैर सरकारी संगठनों के ये प्रयास मजबूत सूखा जाल सुनिश्चित करने की दिशा में अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होते हैं। ओथ ईवेस्ट पॉजिंग सॉइल वाटर पॉल्यूशन विहिंदू 25 जून 2003। 10 मार्च 2002 नए गैर सरकारी संगठन। मार्च 2002 नए गैर सरकारी संगठन। जो गैर सरकारी संगठन सुधार कार्यसूची के पूरक के रूप में बने गैर सरकारी संघ, यह बताया जाता है कि विश्व बैंक की नीतियों का समर्थन करने में गैर सरकारी संगठन की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्हें उन ढांचागत समायोजन कंज का अभिन्न अंग माना जाता है जिनके माध्यम से विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष सार्वजनिक क्षेत्र का के सुधारों को थोप रही है, जो खर्च करने, सार्वजनिक क्षेत्र का पुनर्गठन करने और चाजारों तथा परियोजनाओं में राज्य के हस्तक्षेप को समाप्त करने पर केंद्रित है। यहीं से गैर सरकारी संगठनों की भूमिका शुरू होती है। यह भूमिका इन समायोजन कार्यज्ञानी के फलस्वरूप होने वाली सामाजिक राजनीतिक उथल पुथल को सीमित करने के लिए बनाई गई सामाजिक निधियों और अन्य क्षतिपूरक योजनाओं के भागीदारों और बलाओं के रूप में होती हैं। एसएपी के आधार को वाम करने की प्रक्रिया में भागीदारी करने वाले गैर सरकारी संगठनों को और बड़ी भूमिका देकर तथा नई नौकरियों का सूजन करके विश्व बैंक अपने लिए अधिक जमालू, अधिक स्टीक, किंडर जेंटलर वाली छवि बनाने की आशा कर रहा है। 10 मार्च 2003 गैर सरकारी संगठन और बहुराष्ट्रीय आर्थिक सुधारों के अंग के तौर पर संस्थाओं के रूप में बाजारों और संगठनों के रूप में बहुराष्ट्रीय कंपनियों की भूमिका बढ़ गई है और कालांतर में उनकी सामाजिक प्रायिकता की पुनर्परिभाषित किया जाता रहा है। 10 मार्च 2003 गैर सरकारी संगठन और बहुराष्ट्रीय आर्थिक सुधारों के अंग के तौर पर संस्थाओं के रूप में बाजारों और संगठनों के रूप में बहुराष्ट्रीय कंपनियों की भूमिका बढ़ गई है और कालांतर में उनकी सामाजिक प्रायिकता की पुनर्परिभाषित किया जाता रहा है। पारंपरिक खुष्टी से यह तर्क दिया जाता था कि पार का उद्देश्य केवल अधिक से अधिक मुनाफा कमाना था। धारणा यह है कि एक प्रतियोगी बाजार में वन की आशा होती है, क्योंकि घन को स्वामित्व मूल रूप में धन के उत्पादन में धन के स्वामी के योगदान का प्रतिबिंब होता है। अधिक धन और अधिक आर्थिक गतिविधि का मलय क्योंकि अधिक अवसर होता था, इसलिए पैसे बनाने को सामाजिक कल्याण के प्रति सार्थक योगदान के रूप में देखा जाता था। व्यापारिक साम्राज्य खड़े करने वालों की प्रशंसा विकास में योगदान करने वालों के रूप में की जाती थी। बहरहाल और अधिका समानता की मांग सामाजिक न्याय के आंदोलनों द्वारा 1800 के दशक की महामंदी के कड़ी अनुभव और उसके पश्चात हुए द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ही ताई गई। इनमें उपभोक्ता मंद, श्रमिक संघ, मानवाधिकार तमा पर्यावरणीय आंदोलनों का रूप जिमा। यही वह समय था जब पूंजीवाद अपनाने वाले अधिकांश देशों में कल्याणकारी राज्य एक सामान्य मॉडल बन गए। कल्याणकारी राज्य धन के पुनर्वितरण का एक मजबूत माध्यम था। इसी पृष्ठभूमि में मुका बाजार पूंजीवाद की अवधारणाओं को अपनी सामाजिक प्रतिबद्धता की परीक्षा देनी पड़ी थी। इसी सामाजिक दबाव के चलते निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व की अवधारणा बनी। बीग्रेन के अनुसार एक व्याधारी की सामाजिक जिम्मेदारियों में ये दायित्व आ जाते हैं कि यह वन नीतियों का अनुसरण करें कि निर्णय करें अथवा उस प्रकार के काम करें जो उद्देश्यों और मूल्यों के अर्थ में समाज के प्रतिनीय है।
उसके बाद के काल में साला विकास के लिए विश्व व्यापार परिषद ने निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व को इस प्रकार परिभाषित किया कि व्याधान द्वारा यह सतत वचनबद्धता की नैतिक आचरण किया जाए और आर्थिक विकास में योगदान किया जाए और उसके साथ साथ कामगारों तथा उनके परिवारों और स्थानीय समुदायों तथा व्यापक समाज के जीवन स्तर को बेहतर किया जाए। इसी समझ के अंतर्गत निगमित कारपोरेट ने रवियन को परमार्थ की गतिविधियों में संलिपा करना शुरू किया और इस क्रम में सामुदायिक विकास, शैक्षिक प्रतिष्ठानों, पर्यावरण सुरक्षा परियोजनाओं और दान जैसी अनेक गतिविधियों में सीधे हिस्सा लिया और अभिया उनके लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए। इन गतिविधियों में गैर सरकारी संगठनों और निगमित क्षेत्र को एक साझा आधार मिलता है। निस्मित निकाय और सामाजिक कार्य, कॉर्पोरेट बॉडीज एंड सोशल वर्क पचितों और शारीरिक रूप से विकलांगी की सेवा करने में अनेक निगमित निकाय विभिन्न गैर सरकारी संगठनों के साथ मिलकर काम कर रही है। सामाजिक पहल करते हुए कंपनियों हाल के वर्षों में समाज के हित में बड़ी जिम्मेदारियों से रही है। वे सामाजिक कार्य के लिए निर्धारित अपने बजट में से कुछ प्रतिशत दान करके आर्थिक लाभ प्रदान कर रही है। अनेक निगमित निकाय पहले ही गैर सरकारी संगठनों के साथ सामुदायिक परियोजनाएं चला रहे हैं और गैर सरकारी संगठनों को दिए जाने वाले कर में छूट की भौम करते हैं। हालांकि मानव विकास की जिम्मेदारी सरकार की है, जिसे करदाताओं के पैसों का इस्तेमाल ऐसी पहलों के लिए करना चाहिए। फिर भी कुछ कंपनी आगे आकर और सरकार के सहयोग से सामाजिक विकास का कुछ कार्य करके इस मानसिकता को सफलतापूर्वक टोक रही है। नगरपालिका और सरकारी स्कूलों में मिड डे मील की सफल योजना ने अनेक फर्मी को आकर्षित किया है। अंजना है एश टूम कंपनी आई वी पीड़ित व्यक्तियों को सलाम उपलब्ध कराती है और सहायता का प्रावधान सुनिश्चित करने के लिए सरकारी और गैर सरकारी संगठनों के साथ मिलकर काम कर रही है। उल्लास ट्रस्ट ऑफ कोलरिच सॉफ्टवेयर लैंड्स की अनेक विद्यार्थी था जो छाजूरी बाई दी इन किड्स स्मार्ट कार्यक्रम के अंतर्गत प्री स्कूल स्तर पर प्रौद्योगिकी वर्ग लागू करना और त्वक पर्यावरण उपलब्ध कराने और कर्जा संसाधनों का संरक्षण करने की दिशा में मारुति उद्योग लिमिटेड कंपनी के प्रयास इत्यादि। सामाजिक जिम्मेदारी की पहलों में सह प्रवृत्ति देखी गई है कि पुरानी पारंपरिक कर्म ऐसी दीर्घकालीन परियोजनाओं को देखना चाहती है जिन्हें अपनाकर वे कुछ एक वर्षों में पोषित कर सकती है। विक्री और इन्फोसिस जैसी विशाल निगमित कंपनियों के अपने अपने प्रतिष्ठान बना लिए हैं जिसके माध्यम से वे सामुदायिक कार्य करती है। 10.4 गैर सरकारी संगठन बनाम सामाजिक आर्थिक आंदोलन। असफल बाजारों, राज्य और समाज के विभिन्न वर्चस्वशाली डॉन्धों द्वारा किए गए शोषण के कारण तीसरी दुनिया में परिवर्तनकारी किस्म के विभिन्न सामाजिक राजनीतिक आंदोलन खड़े हो गए हैं। इन आंदोलनों में गैर सरकारी संगठनों की भूमिका की आलोचना की है। इस आलोचना के कुछ बिंदु इस प्रकार है। गैर सरकारी संगठनों का वित्त पोषण। 10.4 गैर सरकारी संगठन बनाम सामाजिक आर्थिक आंदोलन। असफल बाजारों, राज्य और समाज के विभिन्न वर्चस्वशाली डॉन्धों द्वारा किए गए शोषण के कारण तीसरी दुनिया में परिवर्तनकारी किस्म के विभिन्न सामाजिक राजनीतिक आंदोलन खड़े हो गए हैं। इन आंदोलनों में गैर सरकारी संगठनों की भूमिका की आलोचना की है। इस आलोचना के कुछ बिंदु इस प्रकार है। गैर सरकारी संगठनों का वित्त पोषण। भारत में हाल में गृह मंत्रालय ने विभिन्न गैर सरकारी संगठनों के वित्त पोषण को नियंत्रित करने का निर्णय लिया है। बताया जाता है कि 31 मार्च 2001 तक विदेशी धन प्राप्त करने वाले संगठनों के तौर पर 22.924 गैर सरकारी संगठन पंजीकृत थे। 638 अन्य गैर सरकारी संगठनों ने विदेशी वित्त पोषण की स्वीकृति बासी थी। वर्ष 1999 से 2000 में इन गैर सरकारी संगठनों द्वारा कुल 31,92,463 लाख रुपए की विदेशी सहायता प्राप्त की गई थी। अगले वर्ष में यह राशि 15.56% बढ़कर रुपए 4,53,523 लाख हो गई। सबसे बड़े दाता राष्ट्रों में अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी में जिनका योगदान क्रमशः 67,759 लाख, 84,451 लाया और 64,451 लाख रुपए था। इसकी अतिरिक्त 7वीं पंचवर्षीय योजना में भारत सरकार ने गैर सरकारी संगठन क्षेत्र के लिए 38,000 लाख रुपए आवंटित किए। यह भी बताया गया है कि इन निधियों में से सबसे बड़ी रकम मुख्यतः विकास और वाम तथा परिवार कल्याण में विशेषज्ञता रखने वाले गैर सरकारी संगठनों को दी गई। कुल 54,774 लाख रुपए ग्राम विकास की गतिविधियों के लिए और 43,298 लाख रुपए स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण के लिए दिए गए। बहरहाल यह बताया गया है कि सामाजिक आर्थिक कार्यकर्ताओं के विपरीत गैर सरकारी संगठनों की गतिविधि से जुड़े लोग अपने आदर्शवाद के कारण नहीं बल्कि इसलिए काम करते हैं क्योंकि इसके लिए उन्हें पैसा मिलता है।
वे अन्य कितनी नौकरी पेशा पेशेवर की तरह होते हैं। अक्सर देखने में आया है कि उन्हें काफी बड़ी रकम वेतन के तौर पर मिलती है, किंतु जिस मकसद के लिए काम करते हैं वह लगभग गायब होता है। विभिन्न अनुनियों से यह भी स्पष्ट है कि ये गैर सरकारी संगठन विभिन्न समस्याओं के प्रति एक संगठन के रूप में जी रुख अपनाते हैं। हर यांत्रिक होता है और उनक सक्ष्य काम बालू दिखाने के लिए लक्षित संख्या तक पहुंचना है। विमुबा सरोकानों से उनका कोई लेना देना नहीं होता। इससे इन संगठनों के उन कर्मचारियों में तापेक्षा होती है जिसमें सामाजिक बदलाव का जुनून होता है। गैर सरकारी संगठनों की जवाबदेही अकाउंटेबिलिटी ऑफ द एनजीओज में अनेक गैर सरकारी संगठनों को राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय दानदाताओं से बहुत मोटी रकम मिलती है। इनके वित्तीय विवरण की सही प्रस्तुति सुनिश्चित करने के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ पार्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया आईकैड ने सरकारी संगठनों के संकरण और सेवा परीक्षा के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं। इससे जन कल्याण के लिए निधिकतम प्रति गैर सरकारी संगठनों की पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित होगी। लेखाकरण और लेखा परीक्षण के तरीके अलग अलग गैर सरकारी संगठनों में अलग अलग होते हैं, जिससे उनमें एकरूपता का अभाव होता है। एकरूप तरीके का प्रयोग अंततः एक मानक दिग्दर्शक के कप में किया जा सकता है ताकि विसंगतियों से बचा जा सके। गैर सरकारी संगठनों की राजनीति पर कुछ सवाल। गैर सरकारी संगठनों की राजनीति पर कुछ सवाल। एक चिंतन संप्रदाय के अनुसार गैर सरकारी संगठन जी काम करते हैं और वे ऐसा आचरण करते हैं। उनके राजनीतिक निहितार्थों के संदर्भ में उनका बहुत महत्व होता है। सबो पहले तो कार्यकर्ताओं के फैशन भोगी कर्मचारी के दर्जे के परिणामस्वरूप बनने वाले सामाजिक दायित्व के बजाय एक व्यावसायिक दायित्व के रूप में सामाजिक गतिविधि पर पहले की टिप्पणी को जाने बढ़ाते हुए इसे एक बृहत्तर राजनीतिक प्रक्रिया के हिस्से के रूप में देखा जाता है। यह शर्त दिया जाता है कि सामाजिक दायित्व का इस तरह घटकर एक व्यावसायिक दायित्व बन जाना तो जनता की समस्याओं को राजनीति मुक्त करने की एक नवोदारवादी कार्यनीति का हिस्सा है। इसे व्यवस्था की राजनीतिक रूप में मुखर आलोचनाओं के संयोजन की प्रक्रिया के तौर पर भी देखा जाता है। देखा गया है कि कुछ संपन्न गैर सरकारी संगठनों के कर्मचारियों के भारी वेतन प्रहसन के स्तर जीवन जौली और सामाजिक बदलाव के उपदेश की उनकी मात्रा में अधिक अभिजात्यपुट होता है और इससे वे जनजनीति से अलग महाग हो जाते हैं। मोड़ा और आगे जाने पर ऐसे आलोचक भी है जिन्हों कुछ किस्म के गैर सरकारी संगठनों के उत्थान में षड्यंत्र दिखाई देता है। माइल एवावर्स के अनुसार गैर सरकारी संगठन विकास की अवधारणा को जिस तरह से परिभाषित करते हैं उससे दरअसल एक प्रतिक्रांतिकारी वितन को मजबूती मिलती है। इसी आधार पर पामर जीन्स का तर्क है कि गैर सरकारी संगठन मूल रूप में स्थितिवादी होते हैं, जी विकास और उपत्रीकरण की धारणाओं के बारे में विकृतियों पैदा करते हैं। कुछ ऐसे विद्वान भी किसी मानित साम्राज्यवाद के हिस्से के तौर पर देखा है। आरोप यह भी लगाया जाता है कि नदी क्षेत्र में चूंकि राज्य और बातात दोनों ही कल्याणकारी गतिविधियों से कन्नी काटते हैं, इसलिए गैर सरकारी संगठनों को सस्ते वैकल्पिक संगठनों के कप में देखा जाता है, क्योंकि उसी काम की बहुत कम लागत पर करने को तैयार हो जाते हैं। बहरहाल बताया यह जाता है कि जहां ये संगठन निर्धनतम तबकों के बीच काम करते हैं, वहीं में वास्तव में दानदाता देश की विदेश नीति कांचे के अंतर्गत काम करते हैं और जोगी में ऐसे विचार और मत भर देते हैं जो मूल में हालात देश के हित में होते हैं। इसके परिणामस्वरूप यह स्थिति बनती है जिसे सहमति का विनिर्माण कहा जाता है। वाला में तर्क तो यह भी दिया जाता है कि विकसित राष्ट्र पैसा तनी देते हैं जब उसके बदले कुछ राशि की आशा होती है, बल्कि दान कर्म तो नैतिक दबाव बनाने की एक सोची समझी स्वार्थी प्रक्रिया होती है और उसके पौधे दूसरी वस्तु के समान दिया ली गई वस्तु वाला तर्क होता है। आलोचना की अन्य प्रवृत्ति शिमी है जो विभिन्न धर्म का धासी गैर सरकारी सगाने की भूमिका से जुड़ी है और इनमें विकास की गतिविधियों की जहां चरम परिवर्तन करने के बारे में विवाद खड़े किए गए हैं। सामाजिक राजनीतिक आंदोलनों और गैर सरकारी संगठनों में चमवाद ऐसे भी उदाहरण मिलते हैं कि गैर सरकारी संगठनों और सामाजिक राजनीतिक आंदोलनों में दशला हुआ है। वहीं ऐसे भी है कि उन्होंने साथ मिलकर किया है। यह रिता अक्सर सामाजिक राजनीतिक आंदोलनों की प्रकृति और भावों पर निर्भर करता है। यह बहुत स्पष्ट है कि आप पर सामाजिक तनीतिक आंदोलनों के सरोकार इतने बड़े होते हैं कि सरकारी संगठनों के जांचे में उन्हें लेकर नहीं बला जा सकता। बहरहाल ऐसा भी होता है कि गैर सरकारी संगठनी सामाजिक राजनीतिक आंदोलनों द्वारा रखी गई कुछ विशिष्ट मांगी से विकास के बारे में गैर सरकारी संगठनों की समझ मजबूत होती है और उन्हों गैर सरकारी संगठनों और ऐसे आंदोलनों दोनों के ही द्वारा पतर की दिशा में एक यानी बदलाव के में देखा जाता है। ऐसे ही उदाहरणों में ये दोनों सामाजिक ताकतें साझा आधार पर काम करती दिखाई देती हैं। ऐसे संगठनों और ऐसे आंदोलनों के बीच का रिश्ता साझा भावों पर निर्भर रहा है। इसलिए ऐसे उदाहरण भी मिलते हैं जहां में संगठन और ये आंदोलन एक दूसरे से टकराते और एक दूसरे के पूरक नंते विल्याई देते हैं। यहां हम इन दोनों ही उदाहरणी की बानगी देयो हैं। टकराव का कारण यही हम देख सकते हैं कि कुछ उदाहरणों में कैसे गैर सरकारी संगठनों का टकराव सामाजिक राजनीतिक आंदोलनों से हुआ है।
नर्मदा नदी पर प्रस्तावित सरदार सरोवर परियोजना के मामले में नर्मदा बचाओ आंदोलन जैसे आंदोलनों ने कुछ सवाल उठाए हैं। ऐसा बताया जाता है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन की समझ में सरकार सरोवर परियोजना का मतलब इस प्रकार था: अभूतपूर्व विस्थापन, लोगों के जीवन और आजीविका के अधिकार का उल्लंघन, जल जगल और जमीन के संसाधनों का हासलाम काटकर भीषण विलीन और इसमें कर्ज का कदा। कहा जाता है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन द्वारा सरदार सरोवर परियोजना की आलोचना का प्रतिकार करने के लिए गुजरात सरकार ने पूरे राज्य में रैलियों, समारोह और प्रदर्शनियों आयोजित की और यहां प्रचार करने की कोशिश की कि सरदार सरोवर परियोजना की गुजरात की असली जीवन रेखा है। सरकार के इस विचार का समर्थन करने वालों में गुजरात के अनेक गैर सरकारी संगठन भी थे। इनमें से कुछ संगठनों का तर्क था कि उनका मुख्य सरोकार परियोजना से प्रभावित लोगों को उचित मुआवजा दिलाने के लिए मोलभाव करना था। इन गैर सरकारी संगठनों ने नर्मदा बचाओ आंदोलन के विरोध को ऊंचा आदर्श और गैर जिम्मेदारी भरा आंदोलन बताया। गैर सरकारी संगठनों का यह भी कहना था कि पुनर्वास असंभव है और पर्याप्त भूमि उपलब्ध नहीं है। इसलिए बहुत सारे गैर सरकारी संगठनों ने रुख अपनाया कि नर्मदा बचाओ आंदोलन द्वारा इस परियोजना का पूरे तौर पर विरोध करना भाषणबाजी और कमानियत में रंगा था। बहरहाल कोठारी जैसे दूसरे विद्वान यह मानते हैं कि नर्मदा बचाश्री आंदोलन जी कथा अपनाए हुए था पहला और संत्य के मूल पांचों को प्रतीत श्रेणियों तथा विचार की और आर्थिक विकास से विपरीत सिर्फ प्रभावित होने वाले व्यक्तियों के साथ भेदभाव की प्रतिनिधि प्रक्रियाओं को चुनौती देने से कम नहीं है। इस प्रकार उपर्युक्त उदाहरण से हम देखते हैं कि विकास से जुड़े गैर सरकारी संगठन की उन्मुख राजनीतिक आंदोलनों से बिल्कुल भिन्न है जो विकास की वैकल्पिक विचारधारा की करते हैं और जैसा उपर्युक्त मामले में हुआ है। इससे सामाजिक राजनीतिक आंदोलनों और गैर सरकारी संगठनों के बीच टकराव के रिश्ते बनते हैं। एकता का इससे सामाजिक राजनीतिक आंदोलनों और गैर सरकारी संगठनों के बीच टकराव के रिश्ते बनते हैं। एकता का ऐसे अनेक क्षेत्र हैं जहां गैर सरकारी संगठनों और सामाजिक राजनीतिक आंदोलनों ने एक दूसरे से सहयोग किया है। उदाहरण स्वरूप नीची जातियों के साथ छुआछूत का विरोध करने के लिए चले संघर्ष में गैर सरकारी संगठनों ने बहुत बड़ी संख्या में इस अभियान में हिस्सा लिया है। सामाजिक गारों में सबसे नीचे समझे जाने वाले दलितों के लिए समान अपत्तरों और सम्मान देगू संघर्ष और जाति प्रथा की समाप्ति और सामाजिक रूपांतरण ऐसे बड़े मुद्दे हैं जिनके लिए दलित आंदोलन काम कर रहा है। जहां कुछ गैर सरकारी संगठन दलित मुद्दे पर काम करने का विशेष उद्देश्य लेकर आगे आए हैं, भी नागरिक स्वतंत्रता और मानवाधिकार के पक्ष में काम करने वाले समूहों ने भी इन समस्याओं को उठाया है। नारीवादी आंदोलनों में भी यह बात सामने आती है कि यहाँ आंदोलन कुछ गैर नारकारी संग्रामी के साथ एकजुटता बनाए हुए है। उदाहरण स्वरूप स्वसहायता समूहों के निर्माण के एक अंग के तौर पर अति लघु ऋण संगठनों के बाल के गठन में कुछ नारीवादियों ने इस बात पर ध्यान दिया है कि इन संगठनों ने महिलाओं को और अधिक समाजीकरण में निश्चित तौर पर योगदान किया है। कहा जाता है कि कम से कम कुछ महिलाओं के मामले में ऐसा पहली बार हुआ है कि वे सार्वजनिक जीवन में आई है। उन्हें यह पता चला है कि शायद इन संगठनों ने महिलाओं की हैसियत बढ़ाने के अपने बुनियादी काम को नहीं किया है और इस क्रम में घर के मुखिया पुरुषों से उन्हें आर्थिक स्थापिता नहीं दिलवाई है। बहरहाल उन्होंने महिलाओं को उनके कष्ट व्यक्त करने का अवसर देने की दिशा में निश्चित तौर पर योगदान किया है और इस प्रकार उनके कष्टों को कम किया है और उन्हें अपने आसपास की दुनिया के प्रति सजग होने का अवसर प्रदान किया है। नागरिक और राजनीतिक क्षेत्र की चुनौतियों से निपटना। नागरिक और राजनीतिक क्षेत्र की चुनौतियों से निपटना। सामाजिक राजनीतिक आंदोलनों और गैर सरकारी संगठनों के बीच टकराव और एकजुटता का विश्लेषण करने के लिए उन विभिन्न क्षेत्रों पर विचार करना होगा जिनमें ये संस्थाएं काम करती है और जन क्षेत्रों को परस्पर संबंधों पर भी। बहरहाल इन अंतर संबंधों का विश्लेषण करने से पहले हमें उन गैर सरकारी संगठनों को नकारना होगा जो व्यावसायिक हो गए हैं और जिनकी कोई वास्तविक सामाजिक प्रतिबद्धता नहीं है। हमें यह भी लग सकता है कि यह विश्लेषण उन राजनीतिक आंदोलनों के विश्लेषण में प्रासंगिक नहीं है जो चर्चस्वशाली अभ्या ताकतवर लोगों द्वारा कमजोरों के उत्पीड़न को जायज बहराते हैं, चाहे यह वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिंग अथवा ऐसे ही अन्य किसी आधार पर हो। सामाजिक बदलाव के लिए काम कर रहे संगठनों को अवधारणा की दृष्टि से नागरिक समाज संगठन और राजनीतिक संगठन की श्रेणियों में रखा गया है। हालांकि ऐसा कोई कड़ा विभाजन विद्यमान नहीं है। वर्गीकरण इस बात पर निर्भर करता है कि संगठन का संदर्भ बिंदु क्या है, संगठन किसके लिए काम कर रहा है। यदि संदर्भ बिंदु राय अथवा अन्य विभिन्न राजनीतिक संगठन है तब यह निश्चित तौर पर राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहा है, और यदि संदर्भ बिंदु विभिन्न सामाजिक संस्थाएं हैं, चाहे वह परिवार, जाति, समुदाय आदि हो, तो कहा जाएगा कि यह नागरिक समाज के क्षेत्र में काम कर रहा है। इन क्षेत्रों के परस्पर संबंध को लेकर सामाजिक और राजनीतिक सिद्धांतों में लंबी बहस है। वह एक विधाखवारा यह मानती है कि राज्य उन लोगों की कठपुतली है जिनका समाज में वर्चस्व है। यही दूसरी विचारधारा इन दोनों क्षेत्रों से ऐसा कोई नहीं देखती। इसका मानना है कि राज्य और नागरिक समाज की अपनी अपनी पूर्ण स्वायत्ता है।
एक तीसरी विचारों ने का तर्क ही कि समाज के वर्चस्वशाली तबकों का राज्य पर भले ही बमिक प्रभाव हो, फिर भी इन वर्चस्वशाली समूहों की व्यापकता की तलाश के परिणामस्वरूप एक लोकतांत्रिक क्षेत्र भी है। और मत करार डाली यही क्रिया प्रतिगामी सामाजिक बदलाव के लिए कुछ क्षेत्र अथवा स्थान बनाती है। इस प्रकार नागरिक समाज और राज्य के बीच ढांचागत संबंध के बावजूद स्वायत्तता का एक स्तर होता है। यदि रापमा और नागरिक समाज के ऋषों से संबच्चिया पहली विचारधारा को लिया जातिमा सामाजिक रूपांतरण राजनीतिक क्षेत्र में अवस्थित दिखाई देता है। यदि दूसरी विचारधारा को लिया जाए तो सामाजिक रूपांतरण राजनीतिक क्षेत्र से मुक्त हो जाता है, किंतु तीसरी विद्याद्वारा को लें तो सामाजिक रूपांतरण एक सतत प्रक्रिया दिखाई देती है और राजनीतिक तथा नागरिक समाज दोनों क्षेत्र प्रासंगिक ही जारी हैं। अवधारणा पर आधारित ये श्रेणिधि विभिन्न गैर सरकारी संगठनों को समझने में और विभिन्न सामाजिक राजनीतिक आंदोलनों के साथ उनके रिश्ते का विश्लेषण करने में हमारी मदद कर सकती है। हरित पट्टी आंदोलन केन्या। हरित पट्टी आंदोलन केन्या का जमीनी स्तर का एक गैर सरकारी संगठन है जिसका मुख्य कार्यक्षेत्र है पर्यावरण संरक्षण, सामुदायिक विकास और क्षमता निर्माण। श्री वांगारी भाई ने 1977 में नेशनल काउंसिल ऑफ विमेन केन्या के ताधाकान में हरित पट्टी आंदोलन की स्थापना की थी। सतत विकास, लोकतंत्र और शांति में योगदान के लिए उनके अथक प्रयास हेतु 2004 में उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया। प्रो माथाई ने पर्यावरण तथा मानवाधिकार विशेषकर महिलाओं के अधिकारों के लिए संघर्ष किया है। यह अक्सर इन मुद्दों पर केन्या सरकार से भी लड़ी है। उल्लेखनीय है कि ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी पर्यावरणविद को नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया है। इससे यह सिद्ध होता है कि आजीविका के अधिकार का एक अनिवार्य कारक एक स्वच्छ और हराभरा पर्यावरण है। हरित पट्टी आंदोलन का उद्देश्य ऐसे लोगों के समाज का निर्माण था जो अपने हरित और स्वच्छ पर्यावरण की निरंतर बेहतरी के लिए सचेत होकर काम करते हैं और आत्मनिर्णय समय, बेहतर आजीविका और पर्यावरण संरक्षण के प्रति चेतना फैलाते हैं और कार्यपन से प्रारंभ करते हैं। हरित पट्टी आंदोलन वनोन्मूलन के प्रभावों को कम करने में और महिलाओं की रचनात्मक तथा असरदार नेता बनने के लिए एक मंच प्रदान करने में सहायक होता है। इसमें विशेषज्ञों से आम लोगों को प्रौद्योगिकी का ग्रस्तांतरण, लघुस्तरीय कृषकों का एग्रीफॉरेस्टर बनाना भी शामिल है। पर्यावरण और विकास से जुड़े मुद्दों पर जनता को जागरूक करने का बीड़ा भी इस आंदोलन ने उठाया है। आज पूरे केन्या में हरित पट्टी आंदोलन के 600 से भी अधिक सामुदायिक नेटवर्क हैं, जिनमें 8.000 पौधाशालाओं की देखरेख की जाती है। इसने निजी और सरकारी भूमि, सुरक्षित रिजर्व और शहरी केंद्रों में 300 लाख से भी अधिक पेड़ लगाने में मदद की है। इसके परिणामस्वरूप अनेक भूदृश्यों, वनी, चादी ढलानों और अनाज क्षेत्रों की तस्वीर ही बदल गई है और स्थानीय जैव विविधता, पेड़ पौधे और पशु के लिए पर्यावास की सुरक्षा और बहाली हुई है। पारिस्थितिकीय अवनति के परिणामों के प्रति सजगता बढ़ी है और जंगलों और सार्वजनिक उद्यानों और खुले स्थानीय समेत पर्यावरण के बचाव में जनता की सची भी बढ़ी है। हरित पट्टी आंचीलम एक शक्ति संपन्न समुदाय के रूप में उभरा और उसने दुकानोषण और नागरिक तथा पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रमों के माध्यम से प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा में मदद की। हरित पट्टी आंदोलन की गतिविधियों ने अनेक समुदायों को इस योग्य बना दिया है कि वे अपनी और एक स्वच्छ पर्यावरण और सामयिक तथा सतत विकास की जरूरत के अनिवार्य संबंधों को समझ सकते हैं। 10.5 वैकल्पिक गैर सरकारी संगठन। 10.5 वैकल्पिक गैर सरकारी संगठन। इस उपयुक्त समझ के साथ कि एक और बाजारों के साथ गैर सरकारी संगठनों का संबंध तथा दूसरी और सामाजिक राजनीतिक संगठनों के साथ उनका संबंध विविध और विकासशील है, हम पारंपरिक गैर सरकारी संगठनी और वैकल्पिक गैर सरकारी संगठनों की पहचान के मुद्दे पर विचार कर सकते हैं। वैकल्पिक गैर सरकारी संगठन का क्या मतलब हो सकता है? इनरी समझने के लिए पहले हमें जानना समझाना होगा कि पारंपरिक गैर सरकारी संगठन क्या है और हमें उनके संभावी विकल्पों के बारे में भी समझना होगा। जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं, इस समय विकास से जुड़े और गैर सरकारी संगठन ही पारंपरिक गैर सरकारी संगठन है, किंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि विकास के काम में लगे सभी गैर सरकारी संगठन पारंपरिक गैर सरकारी संगठन। पारंपरिक गैर सरकारी संगठन वे संगठन हैं जो इस विचार का समर्थन करते हैं कि विकास के काम संपन्न करने की दृष्टि से बाजार की प्रमुख संस्थाएं हैं, किंतु इस नमूनागत श्रृंखला के भीतर ही विकल्प संभव है। उदाहरण स्वरूप, यदि विकास किस प्रकार हो के अंतर्गत सबसे प्रमुख विधार में औद्योगिक क्षेत्र को और अधिक भूमिका देने की बात होती है, कि वैकल्पिक गैर सरकारी संगठन का मतलब वे संगठन ही सकते हैं जो प्राथमिकताओं को बदलने और संसाधन आवंटन के लिए अनाथ क्षेत्रकों के हितों की बात करने का प्रयास करते हैं। वैकल्पिक का मतलब यह भी हो सकता है कि इस प्रकार बनाए गए धन का वितरण किस प्रकार होता है और वितरण की न्याय के इस परिप्रेक्ष्य की बात किस प्रकार उठाई जाती है। पारंपरिक गैर सरकारी संगठन इस तर्क के साथ वितरण के आर्थिक कर्वाधार में विश्वास करते हैं कि पुनर्वितरण की पद्धति के परिणामस्वरूप अंततः लागत की तुलना में आर्थिक लाभ अधिक होने चाहिए।
तब वैकल्पिक गैर लाभकारी संगठन का मतलब होगा वे संगठन जो दीर्घकालिक जा का परिप्रेक्ष्य लेकर चलते हैं और जिनका तर्क होता है कि वितरणकारी न्याय के तुरंत लाभ नहीं मिल सकते किंतु दीर्घकालीन लाभ निश्चित तौर पर होंगे, अथवा ने संगठन जो वास्तव में पुनर्वितरण में परमार्थ का तर्क दे सकते हैं। व्यापक पारंपरिक ढांचे के भीतर वैकल्पिक गैर सरकारी संगठन के इन संभाषित अध्यर्थी के अतिरिक्त वैकल्पिक गैर सरकारी संगठन हो सकते हैं जो नीचे वर्ग पर ही नितांत भिन्न होते हैं और स्वयं को इससे बाहर अवस्थित समझते हैं। इस अर्थ में वैकल्पिक या तो वे गैर सरकारी संगठन हो सकते हैं जो धन की असीम बढ़ोतरी के विचार की निंदा करते हैं और यह देते हैं कि विकास की प्रक्रिया में बाधाओं का अवश्य ध्यान रखना चाहिए। उदाहरण स्वरूप में बाधाएं प्राकृतिक हो सकती हैं जिनके अस्तित्व तथा पुनर्निर्माण संबंधी निरान भिन्न होते हैं। वैकल्पिक का मतलब वे गैर सरकारी संगठन भी हो सकते हैं जो मानव केंद्रित विश्वदर्शन को ही चुनौती देते हैं। ये पारिस्थितिकी के प्रति जागरूक संगठन होते हैं जिनके समाज की भलाई का मूल्यांकन करने के बिल्कुल अलग पैमाने होते हैं। इस परिप्रेक्ष्य में सा बनाने की क्रिया तो सामाजिक कल्याण का सौगात अथवा अप्रासंगिक सूचक हो सकता है। जहां सभी गैर सरकारी संगठन कंबल वृद्धि को अर्थ में ही वैकल्पिक हैं, वहीं गैर सरकारी संगठनों की अंतिम गुणात्मक अर्थ में वैकल्पिक होती है।